Hello everyone. Today we are going to discuss economic reform since 1991, which is also known as New Economic Policy. This chapter cover various topics like meaning of economic reforms, elements of new economic policy, economic reforms under liberalization, privatization, globalization, assessment of LPG policies, GST and demonetization. Basically, I divide this chapter into various parts. So in this video, I am going to cover part 1. So let's start with economic reforms. Economic reform means set of economic policies. Economic reform means ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना ताकि इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ भी हो और डेवलपमेंट भी हो. क्लियर है? तो इकोनॉमिक रिफॉर्म मीन्स इकोनॉमिक पॉलिसी, ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना ताकि इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों हो और एज वेल एज ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो. उस पॉलिसीज़ को बोला जाता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. क्लियर है? इकोनॉमिक रिफॉर्म मीन्स ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना ताकि इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो. अब हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आया. तो जुलाई 1991 में इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म को इनिशिएट किया. क्लियर है? तो जुलाई 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इनिशिएट किया. क्लियर है? जुलाई 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म आया और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया. अब बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आए थे. क्यों? क्योंकि उस टाइम पर हमारी इकोनॉमी क्या किस चीज़ को फेस कर रही थी. 1990 के क्राइसिस को फेस कर रही थी. यानी हमारी इकोनॉमिक पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी. इंडिया एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा था. तो हमें उस क्राइसिस से इकोनॉमी को बाहर निकालना था. अपनी इकोनॉमी को उस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. और इसी प्रोग्राम को बाद में नाम दिया गया किसका, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का. क्लियर है? तो इकोनॉमिक रिफॉर्म मीन्स ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना ताकि इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो. और ये कब आया? जुलाई 1991 में. 1991 में किसने स्टार्ट किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इनिशिएट किया. ताकि क्यों इनिशिएट किया? क्योंकि उस टाइम पर हमारी इकोनॉमी 1990 के क्राइसिस को फेस कर रही थी और अपनी इकोनॉमी को उस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया. और बाद में इस प्रोग्राम को क्या नाम दिया गया? NEP यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 एलिमेंट्स से पहला था लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन मीन्स इकोनॉमी यानी लिबरलाइजेशन मीन्स जितनी भी इंडस्ट्रीज थे उनको क्या प्रोवाइड करना, फ्रीडम प्रोवाइड करना. यानी उनको लिबरल करना ताकि वो फ्री होके अब क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके. उस टाइम पर हर एंटरप्राइजेस पे, इवन तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस पर भी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे. गवर्नमेंट बहुत तरीके के चेक्स और कंट्रोल इम्पोज करती थी, जिस वजह से कोई भी इंडस्ट्रीज़ या फर्म अकॉर्डिंगली अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाती थी. तो लिबरलाइजेशन के थ्रू क्या दी गई, सभी एंटरप्राइजेस को फ्रीडम प्रोवाइड की गई. सेकंड एलिमेंट क्या है? प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन आपको पता ही कि उस टाइम पर पब्लिक सेक्टर क्या था, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग था. और वही पब्लिक सेक्टर जो है वो 1990s तक आते आते क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट हो गया था, बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया था, बहुत ज़्यादा लीकेजेस हो गई थी, मैनेजरल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा डाउन थी, बहुत ज़्यादा सोशल डेट को फेस कर रही थी. यानी इन शॉर्ट पब्लिक सेक्टर की पोजीशन बहुत ज़्यादा डाउन थी और डेट फेस कर रही थी. इसीलिए उस टाइम पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में स्टार्ट किया क्या, प्राइवेटाइजेशन. यानी ऐसे पब्लिक सेक्टर जो इन प्रॉब्लम को फेस करें वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को इंक्लूड किया जाए ताकि उनको रिवाइव किया जा सके, ताकि कंपटीशन बढ़े, ताकि पार्टिसिपेशन बढ़े. क्लियर है? एंड थर्ड कंपोनेंट है ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइज करना यानी इंडिया को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या करना, ग्लोबलाइज करना यानी उनको जोड़ना. आपको पता है 1990 से पहले इंडिया बिल्कुल भी ग्लोबलाइज नहीं होना चाहता था. इंडिया दूसरी कंट्रीज़ के साथ गुड्स इंपोर्ट नहीं करना पसंद करता था. और जितने भी इंपोर्ट्स किए जाते थे, इंपोर्ट की क्वांटिटी की एक लिमिट थी कि इंपोर्ट की क्वांटिटी को फिक्स किया जाता था. एज वेल एज इंपोर्ट पर हाई अमाउंट ऑफ टैरिफ्स लगाए जाते थे जिससे इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाता था. यानी
इंपोर्ट को बहुत ज़्यादा कम किया जाता था, क्योंकि हमें फियर होता था कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करेंगे तो हमारी कंट्रीज़ के जो रिसोर्सेज है वो दूसरी कंट्री में मूव कर जाएंगे। बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया को देखने को मिला। इसीलिए 1991 के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में इंडिया ने क्या इंट्रोड्यूस किया, ग्लोबलाइजेशन। यानी हमने इंडिया को किसके साथ जोड़ा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जोड़ा। अब ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, इंडिया ईजिली फ्री ट्रेड कर सकता था, गुड्स एंड सर्विसेज मूव कर सकते थे। कोई भी टेक्नोलॉजी जो फॉरेन कंट्रीज़ में है, जो चीपर रेट पे अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अपग्रेड है, एडवांस है, अब हम आसानी से उस टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर सकते थे। यानी अपनी इकनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जोड़ना, यानी अक्रॉस द बॉर्डर्स फ्री फ्लो हो गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, ये सब कैसे होनी चाहिए, स्मूदी मैनर में होनी चाहिए। तो न्यू इकनॉमिक पॉलिसी में 3 चीज़ों की बात की गई थी। पहला लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, LPG पॉलिसी। अब हम बात करेंगे लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन मीन्स फ्रीडम प्रोवाइड करना। जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स काम करें उनको फ्रीडम प्रोवाइड करना है। यानी पहले के टाइम पर गवर्नमेंट जो है वो बहुत तरीके के डायरेक्ट तरीके से कंट्रोल करती थी, बहुत तरीके के कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज करती थी। उन सभी रेस्ट्रिक्शन से क्या करना, उन प्रोड्यूसिंग यूनिट को क्या करना, फ्रीडम प्रोवाइड करना। यानी कोई भी प्रोड्यूसिंग यूनिट फ्री होकर काम कर सके, उसको क्या बोला जाता है, लिबरलाइजेशन। यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रीडम प्रोवाइड की जाए प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को, किसी भी तरीके का कंट्रोल, चेक्स, बैरियर्स, रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, ताकि कोई भी प्रोड्यूसिंग यूनिट फ्रीली होके काम कर सके। तो अगर फ्री होके काम कर पाएगी तो जितनी भी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा ही प्रोडक्शन कर सकती है, अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। ठीक है, लेकिन आपको पता है 1991 से पहले, 1991 में तो लिबरलाइजेशन आ गया था, बट 1991 से पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, बहुत तरीके के कंट्रोल्स को इम्पोज करती थी। किस पे, प्राइवेट एंटरप्राइजेस पे। कैसे कैसे, लाइसेंसिंग सिस्टम लगाया जाता है। लाइसेंसिंग सिस्टम का मतलब है कि कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस अगर अपने प्राइवेट एंटरप्राइजेज अगर अपना काम स्टार्ट करना चाहती थी तो उसके लिए भी उनको लाइसेंस लेना पड़ता था। पुराने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए भी लाइसेंस था, एग्जिस्टिंग यूनिट को एक्सपांड करने के लिए लाइसेंस था, अगर कोई एक एक्स्ट्रा यूनिट को भी प्रोड्यूस करना चाहते थे उसके लिए भी लाइसेंसिंग सिस्टम था। एंड सेकेंड, एज वेल एज इम्पोर्ट लाइसेंस। इम्पोर्ट लाइसेंस का मतलब होता है कि उनको दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने के लिए भी पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस किस पर इम्पोज किए गए थे, 1991 से पहले प्राइवेट सेक्टर्स पे। इनकी वजह से क्या हो गया, क्योंकि प्राइवेट के पास तो फ्रीडम थी नहीं, और सारी मोनोपोली किसकी थी, गवर्नमेंट सेक्टर की थी। इस वजह से जो प्राइवेट तो काम कर ही नहीं पा रहा था, पब्लिक सेक्टर ही काम कर रहे थे। तो देखा गया कि पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा करप्ट हो गई है, काम में अनड्यूज डिलेज हो रहे थे, इनएफिशिएंसी आ गई। और इतना सब कुछ होने की वजह से इंडिया का GDP जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कर गया, फॉल कर गया। क्लियर है। तो यानी 1991 से इन सभी रेस्ट्रिक्शन की वजह से इंडिया ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, इंडिया की इनएफिशिएंसी बढ़ गई, करप्शन बढ़ गया और इंडिया का GDP बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। यानी ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में क्यों लाया गया, क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की इंडिया को ज़रूरत पड़ी। तो पहला कॉज था हाई फिस्कल डेफिसिट। यानी फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हाई थे। फिस्कल वर्ड इज़ ऑलवेज रिलेटेड विद गवर्नमेंट, आपको याद रखना। फिस्कल वर्ड की बात करेगा यानी गवर्नमेंट की बात करेगा, यानी गवर्नमेंट के डेफिसिट। और डेफिसिट का मतलब क्या होता है, घाटा। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, घाटा। यानी गवर्नमेंट क्या थी उस टाइम पर, घाटे में चल रही थी। गवर्नमेंट घाटे में कैसे चल रही थी, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे थे वो उसकी इनकम से क्या होते, वो बहुत ज़्यादा थे। क्लियर है। यानी गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हाई था। फिस्कल डेफिसिट हाई होने का मतलब है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स उसकी इनकम से बहुत ज़्यादा थे। यानी गवर्नमेंट की बोरोइंग्स जो है वो दिन पे दिन क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। अब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर उसकी इनकम के किससे क्या थे, ज़्यादा थे। और गवर्नमेंट इन्हीं एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए, इन्हीं एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा था, बार बार बोरोइंग्स कर रही थी। गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इन एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए बार बार बोरोइंग्स कर रही थी। इस वजह से गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट क्या होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। इस हाई फिस्कल डेफिसिट के बहुत बैड इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि देखो फिस्कल डेफिसिट जब ज़्यादा हुआ तो फाइनेंशियल कंडीशन इंडिया की क्या हो गई, बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई। इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से ग्रोथ हैम्पर्ड होने लगी। और इवन
इन चीज़ों की वजह से जो हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सब का जो भरोसा था इंडिया पे से, वो भरोसा क्या होता जा रहा था, दिन पे दिन कम होता जा रहा था। क्लियर है। और उस टाइम पर इंडिया जो है वो कम, इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट था वो कितना था, 8.4% ऑफ जीडीपी। इट मीन्स इंडिया के पास जितनी भी इनकम आ रही थी, इट मीन्स इंडिया के पास जितनी भी जीडीपी थी उसका 8.4% तो किसमें 8.4% क्या था, फिजिकल डेफिसिट था। क्लियर है। तो पहला रीज़न जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया दैट इज़ हाई फिजिकल डेफिसिट। हाई फिजिकल डेफिसिट मीन्स जहाँ पर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स उसकी रेवेन्यू से क्या होते हैं, ज़्यादा, और उन एक्सपेंडिचर्स को मीटअप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बोरिंग्स करती रहती है, और गवर्नमेंट की बोरिंग्स क्या होती है, कॉन्टीन्यूसली बढ़ती रहती है। इसकी वजह से क्या होता है, फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, ग्रोथ हैम्पर्ड होने लगी, इन्फ्लेशन बढ़ गया, एंड एज वेल एज जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, इन बड़े बड़े इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी भरोसा जो था इंडिया पे कम होता चला गया, और उनको ये लग रहा था कि इंडिया अब अपनी इकोनॉमी को मैनेज नहीं कर पाएगा। और 1990s में इंडिया का फिजिकल डेफिसिट कितना पहुंच गया था, 8.4। नेक्स्ट सेकंड कॉज है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली हर कंट्री अपना एक अकाउंट बनाती है। इस अकाउंट के अंदर हर कंट्री ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी अदर कंट्रीज़ के साथ जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करी होती है, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ उन्होंने जितनी भी पेमेंट्स करी होती है एंड एज वेल एज जितनी भी उनको इनकम रिसीव होती है, उसका रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब जहाँ पर हमने अपनी कंट्रीज़ की सारी ट्रांजेक्शन, चाहे वो रिसिप्ट्स है चाहे एक्सपेंडिचर्स, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो बैलेंस का पेमेंट का मतलब क्या हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसिप्ट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक। और उस टाइम पर उस 1990s की यानी 1990 के क्राइसिस के टाइम पे अगर हम बात करें तो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इंडिया की जो बोरिंग्स थी वो भी क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई थी। क्लियर है। थर्ड कॉजेज जिसकी वजह से इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था वो था फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी एंड रिजर्व मीन्स जब फॉरेन करेंसी का रिजर्व रखा जाता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व यानी हमारे पास जो, हमारी कंट्री के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व था वो क्या होता गया, धीरे धीरे कम होता चला गया, यानी फॉरेन करेंसी का भी रिज़र्व जो है वो कम होता चला गया। और एक टाइम के, और उस टाइम तक तो उसका लेवल इतना ज़्यादा लो लेवल हो गया था कि ऑब्वियसली उस टाइम पर हम बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी का यूज़ करके इंपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे पास हार्डली 2 वीक्स तक के इंपोर्ट करने के ही फॉरेन करेंसी हमारे पास पड़ी थी। यानी अगर हम इंपोर्ट भी करते, हम अलग अलग आइटम्स को इंपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे पास सिर्फ हार्डली 2 वीक्स तक के ही फॉरेन करेंसी पड़ी थी जिसे हम इंपोर्ट कर सकते थे। तो यानी इन शॉर्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हो गया, बहुत ज़्यादा फॉल कर गया। फोर्थ रीज़न है जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था वो था इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इंडिया में उस टाइम पर मॉनसून लगातार 3 साल तक अच्छा रहा, बट फिर भी इकनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आया। रीज़न क्या था, क्योंकि गवर्नमेंट की बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा हो गई थी। आपको मैंने पहले ही बताया कि गवर्नमेंट पहले ही फिजिकल डेफिसिट को फेस कर रहा था, जहाँ पर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स उसके रेवेन्यू से ज़्यादा थे, और उन एक्सपेंडिचर्स को मीटअप करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा था, बोरिंग्स कर रहा था, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बोरिंग्स हो रही थी। और ज़्यादा बोरिंग होने की वजह से इकॉनमी में क्या हो रही थी, मनी सप्लाई बढ़ रही थी, और मनी सप्लाई बढ़ा तो प्राइस बढ़ा, और प्राइस बढ़ा तो इन्फ्लेशन बढ़ा। इस वजह से उस टाइम पर इकोनॉमी के अंदर ऑलमोस्ट 17% इन्फ्लेशन बढ़ गया। क्लियर है। तो फोर्थ फैक्टर जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था वो क्या था, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर मीन्स जब इकोनॉमी में एसेंशियल गुड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। वो क्यों बढ़ रहे थे, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ रही थी, और मनी सप्लाई बढ़ क्यों रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग्स कर रही थी अपने फिजिकल डेफिसिट को कोप अप करने के लिए, फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए। और इसी इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा बैड से वर्स कंडीशन में पहुँच गया।
एंड फिफ्थ फैक्टर क्या है, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। यानी जितने भी पीएसयू सेक्टर्स थे उनकी परफॉर्मेंस क्या होती गई, धीरे धीरे कम होती चली गई। आपको पता है कि पहले के टाइम पर पीएसयू जो थे सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, तो वो पीएसयू बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट थे, वहाँ पे लीकेज थी, पिल फ्रिश थे, मैनेजियल लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था, वो ठीक से करप्शन बहुत ज़्यादा था। यानी इन शॉर्ट वो सारे पीएसयूज लॉस को बियर कर रहे थे। इस वजह